हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आपके परीक्षा की तैयारी को और हम कुछ बेहतर बनाने के लिए यह एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कक्षा 9 की जो गणित है वो वर्ष 2024 में किस प्रकार का प्रश्न जैक द्वारा पूछा गया था, और यदि हम अपनी तैयारी भी इसी स्तर पर करेंगे तो उम्मीद है कि हम 2025 में होने वाली गणित की जो परीक्षा है कक्षा 9 की, इसमें भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर 2024 में जैक द्वारा का किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, और इसी पैटर्न पर आप लोग को अपनी तैयारी जारी रखना है। तो चलिए चलते हैं, गणित का पहला प्रश्न क्या था। तो इसका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो इनमें से कौन परिमेय संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आखिर ये 2√7/7√7 ही परिमेय संख्या क्यों है। तो इसमें जितना भी रूट वाली संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, जितना भी रूट वाली संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वो सारा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर मेरा 2√-5, ये जो 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। इसमें जो √7 मेरा कट जाएगा, तो √7 और √7 जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2/7। तो 2/7 एक मेरा परिमेय संख्या है। यहाँ सी नंबर जो √2 है इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जो पाई वाला संख्या है वो तो अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह से मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगला प्रश्न में अभी 2025 में प्रश्न परीक्षा पूछा जाएगा, ठीक उसमें से इसी तरह का प्रश्न देगा कि आप 2√7 है वहाँ पर 2√5 दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा चेंज होगा लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो आप लोग को जो अपना तैयारी है ठीक इसी पैटर्न पर जारी रखना है कि इनमें से कौन एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में हम अंतर ढूंढ सकें। चलते हैं इसका अगला प्रश्न की ओर। तो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 2। इसमें पूछता है कि शून्य क्या है। तो शून्य क्या है, तो शून्य एक पूर्ण संख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण संख्या। तो आखिर प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या जो है वो गिनती वाली संख्या, जहाँ हम लोग 1 2 से लिखना शुरू करेंगे तो 1 से लिखना शुरू करेंगे और अनंत तक जाएंगे, ये सारा प्राकृत संख्या होता है। जबकि पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो मेरा शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, 1 2 3 इस तरह से चलते रहेगा। तो ये मेरा परिमेय संख्या भी नहीं है और अपरिमेय संख्या भी नहीं है, तो ये क्या है, तो ये मेरा है पूर्ण संख्या। तो अगला बार का जो परीक्षा है उसमें पूछ सकता है कि बताइए एक क्या है। तो एक क्या है, तो एक प्राकृत संख्या हो जाएगा, एक मेरा पूर्ण संख्या भी है। लेकिन यदि इसको पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या बोलेंगे, तो प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, तो 1 ही सबसे हो जाएगा छोटी प्राकृत संख्या। ठीक है, तो आपको पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसका अगला प्रश्न है 0.3 का बार किसके बराबर होगा। तो ये जो इस प्रश्न को हल करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर बार का परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो जब इसको हम लोग ऐसे हल करते हैं, जैसे इसका हम लोग बार हटाते हैं, ये जो बार है जैसे इसको बार हटाते हैं, ठीक है, तो इसके बदले हमको तो बार हटा के जब इसको हल करेंगे तो हम लोग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/3। देखते हैं इसका अगला प्रश्न कि 1/√2 का परिमेयकरण क्या है। तो इसका हम लोग परिमेयकरण
कैसे करते हैं? तो किसी भी संख्या का परिमेयकरण करने के लिए जो हर है यानी कि निचला संख्या जो √2 है, नीचे जो भी चीज़ रहेगा उसको गुना करना है, ऊपर भी और नीचे भी, कुछ इस प्रकार से 1/√2 को गुना कर देंगे √2 बटा में √2, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में तो √2 रहेगा और नीचे में √2 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2। तो सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, √2/2। तो आपको यहाँ पर जो अगला बार हो सकता है कि जहाँ यहाँ 1/√2 लिखा हुआ है, अगला बार 1/√3 पूछ सकता है, 1/√7 पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अपनी तैयारी ठीक इसी पैटर्न पर करनी है। अगला प्रश्न है 36 का पावर 1/2। 36 का जो पावर है 1/2, इसका मान क्या होगा? तो 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी कि हम 36 जो पावर में 1/2 रहेगा इसका मतलब होता है रूट, यानी कि 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना निकलता है? तो निकलता है 6। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका जो अगला प्रश्न है 2 + √2 और 2 - √2 किसके बराबर होगा? तो इसे हम लोग, एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है? a + b और a - b। जब a और b दोनों सेम रहेगा, बस दोनों में अंतर क्या है? प्लस और माइनस का। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक बार करते हैं a का स्क्वायर, माइनस में करते हैं एक बार b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे? एक बार 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में √2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 2 ही होगा। तो यदि हम 4 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा? तो 2 बचेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 नंबर। इसका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, इसका हम लोग पहचान करना आना चाहिए। तो इसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे? इसका पहचान करने का बाद सिंपल तरीका है, जितना भी चर है x, y, z, a, b, c, d में जितना भी संख्या आता है उसको गणित में चर माना गया है, तो उसका जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, वो जो है रूट में नहीं होना चाहिए, और वो जो है बटा में भी नहीं होना चाहिए। यदि जैसा इसमें होगा वो बहुपद नहीं होगा, और जो सिंपल x का पावर 2, x का पावर 3 सिंपल में रहेगा वो मेरा बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी में y², ये तो सिंपल है, बहुपद है। ए नंबर में भी x² है, यहाँ x है, ना तो x में रूट है ना तो माइनस है, ठीक है, ये भी बहुपद है। ये मेरा c भी बहुपद है, लेकिन ये 3 चर का बहुपद है। तो इसमें बहुपद कौन नहीं है? तो देखो y यहाँ पर आ गया बटा में, तो y बटा में नहीं होना चाहिए। जितना भी चर है x, y, z, a, b, c, d जितना भी संख्या है, अक्षर है, वो बटा में होना नहीं चाहिए। तो इसमें है, इसलिए मेरा बहुपद नहीं है, ये तीनों बहुपद है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है? तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है? त्रिघाती यानी कि वैसा अचर जिसका पावर में 3 हो। तो त्रिघाती बहुपद कौन है? तो यहाँ पर त्रिघाती बहुपद है, देखते हैं हम ए नंबर में x का पावर जो सबसे बड़ा पावर है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 है, द्विघाती है। बी नंबर में जो है y का पावर 2 है तो द्विघाती है। यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब ये रेखिक है। और डी नंबर में देखिए x का पावर 3 है, तो x का पावर 3 यानी कि त्रिघाती। तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिघाती। अगला प्रश्न है बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक क्या है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो x² के साथ क्या है, तो प्लस का चिन्ह है, और यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ है x²। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं, इसका मतलब कितना होता है? संख्या होता है 1। तो 1 हमको लेना है, 1 कहाँ है? और हमको ये भी देखना है कि चिन्ह क्या है इसका, तो +1 यानी कि +1। तो +1 कौन है? 1 में प्लस रहे या ना रहे, ये +1 ही होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी नंबर। इसका अगला प्रश्न है
पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक क्या है? शून्यक मतलब x का हम क्या मान रखें कि हमको इसको हल करने पर शून्य प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से हल कर सकते हैं, 2x प्लस 1 बराबर हम 0 कर सकते हैं क्योंकि हम शून्यक लाना है। अभी हम यहाँ 2x छोड़ेंगे, प्लस 1 इधर आएगा तो -1, और यदि हम यहाँ x छोड़ देंगे तो -1, ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे में, यानी कि -1/2। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बी, -1/2। इसका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है? दो चर मतलब एक में x होना चाहिए तो एक में y, x और y, ए या बी, यानी कि कोई भी ए बी सी डी का जो लेटर है उसमें दो अलग अलग लेटर होना चाहिए, तो इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, और पावर भी एक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ए नंबर में सिर्फ x है, एक चर है, बी में भी सिर्फ x है, एक चर है, सी में भी सिर्फ x है, एक चर है, लेकिन डी में जो है x भी है और y भी है। तो x मेरा एक चर, y मेरा एक चर, क्या चर हो गया? दो चर। सही तो ऑप्शन डी। तो आपको भी इसी तरह से तैयारी करना है कि इसमें से कौन दो चर वाला समीकरण है। अगला बार प्रश्न कुछ बदल सकता है। अगला प्रश्न है x - y बराबर 2 का हल। इसका हल क्या होगा? तो इसका हल क्या है कि x का मान हम क्या लिखेंगे और y का मान क्या लिखेंगे कि दोनों को घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। तो इस ऑप्शन में हमको चुनना है। यदि हम 4 और 2, 4 में से घटाएंगे 2 तो 2 प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा 2। 4 में से 2 गया, 2 प्राप्त होगा। सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो एकदम प्रश्न बहुत ईजी आ रहा है, और इस बार की भी परीक्षा में प्रश्न ऐसा ही रहेगा। बस आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा क्लियर रखना है। अगला प्रश्न है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। यदि हम दो चर ला कोई रैखिक समीकरण लेंगे तो उसका हल कितना हो सकता है? तो कोई भी दो चर रैखिक समीकरण जो होता है उसका हल जो होता है वो अनंत होता है, यानी कि बहुत सारा हो सकता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? चलिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये मेरा x डैश, y डैश, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ, यानी कि चौथा चतुर्थांश। तो जो पहला में जो होता है ये दोनों मेरा प्लस होता है, ठीक है। दूसरा में जो होता है ये माइनस और प्लस होता है, यानी कि x होता है माइनस में, y होता है प्लस में। तीसरा में जो होता है वो दोनों माइनस होता है, x भी माइनस, y भी माइनस। और चौथा में क्या होगा? तो ये माइनस प्लस है दूसरा में, तो इसका उल्टा ये प्लस और माइनस हो जाएगा। तो हमको देखना है कि इसमें x भी माइनस है, -3 -5, यानी कि दोनों माइनस है। तो दोनों माइनस किस में होता है? तो तीसरा में होता है। तो मेरा सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिंदु C का निर्देशांक पूछ रहा है। तो C में हमको ढूंढना है कि C किस बिंदु के समक्ष है। पहले हमको x में ढूंढना है, फिर ढूंढेंगे y में। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये मेरा x का लाइन है, ये x डैश, और ये मेरा y का लाइन है। तो x में जो C कहाँ आ गया है? तो -5 में, और y में कहाँ गया है? तो 2 में। तो बिंदु C का जो निर्देशांक हो जाएगा -5 2। पहले x का मान फिर y का मान, कहाँ है? -5 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 105 डिग्री का संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो मेरा 105 डिग्री दिया है, तो 105 में हम कितना डिग्री को इसमें जोड़ दें कि जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो जाए। तो यदि 105 में हम जोड़ेंगे 75 तो मेरा 180 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। और इसको आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, संपूरक बोलेगा तो 180 ले लेना है। कितना दिया हुआ है 105, तो 105 का पूछ रहा है, तो 105 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो जैसे ही 180 में हम 105 घटाएंगे हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 75, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हो सकता है अगला बार 105 का जो यहाँ संपूरक पूछा है, इस बार संपूरक ना पूछ के पूरक पूछ दे। तो पूरक कितना का होता है, तो पूरक होता है 90 डिग्री का। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। यदि मान लो कि मेरा एक कोण बोल देगा 40, कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 40 में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 50 जोड़ेंगे, तो इस जगह 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरक और संपूरक, पूरक 90 डिग्री का, संपूरक 180 डिग्री का। अगला प्रश्न है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोण को जोड़ेंगे और जोड़ने से वो कोण कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, तो उन कोणों को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पूरक कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, पूरक कोण ही कहेंगे। समकोण कब किसे कहते हैं, तो समकोण कहते हैं जो कोण 90 डिग्री को, एक अकेला कोण यदि 90 डिग्री हो तब उसे हम लोग समकोण कहते हैं। लेकिन यहाँ दो कोण जोड़ने से 90 आ रहा है, तो जब दो कोण जोड़ने से 90 आए तो उसे हम लोग कहेंगे पूरक कोण। इसका अगला बार प्रश्न बदल सकता है, जहाँ बोल देगा, अभी बोल सकता है कि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे, तो यदि 180 दिया रहेगा तो संपूरक कोण, 90 दिया रहेगा तो पूरक कोण। अगला प्रश्न है, आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो x डिग्री दिया हुआ है, 82 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों कोण को जोड़ने से एक सरल रेखा ए बी प्राप्त हो जा रहा है, और एक सरल रेखा जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि x जोड़ 82 बराबर 180, यदि प्लस 82 इधर आएगा तो माइनस 82, यानी कि 180 में हमको क्या करना पड़ेगा, 82 को घटा देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग 180 में क्या करेंगे, 82 को घटाएंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 98 डिग्री। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकृति में x का मान क्या होगा, तो x ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज का जो बाहर का जो कोण होता है, ये कोण, ये बाहर का जो कोण है, ये अपने विपरीत दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि x जो होगा वो 20 और 80 के योग के बराबर होगा। तो x कितना मिल जाएगा, 20 में से 80 क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो 20 में से जोड़ेंगे 80 तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 100 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 डिग्री। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और यदि हम तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री प्राप्त होगा, तो 180 डिग्री। ठीक है, तो इस बार पूछ सकता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग पूछे तो हम लोग को कितना डिग्री में टिक लगाना है, 360 डिग्री चतुर्भुज के लिए, और त्रिभुज के लिए 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो इसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि सर्वांग समता के कितनी कसौटी यानी कि नियम है। तो ये कुल मिला के 5 नियम है। इसे याद करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हम लोग याद करेंगे। तो इसका जो पहला जो सर्वांग समता कसौटी का जो नियम है, तो इसका पहला नियम होता है ट्रिपल एस का, SSS। फिर उसका दूसरा नियम होता है सास, सास बोले तो
एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड। तीसरा होता है आस, डबल ए एस। चौथा होता है आशा, आशा यानी कि ए एस ए। और पांचवा होता है आर एच एस। तो कुल मिला के सर्वांग समता के 5 नियम हो गए। ठीक है, तो 5 नियम में क्या है, तो ये सास तो है, एस एस है, आशा भी है, ट्रिपल एस भी है, एस एस ए, ये सर्वांग समता कसौटी का नियम नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस बार हो सकता है परीक्षा प्रश्न बदल दे, पूछ देगा कि इनमें से कौन सर्वांग समता की कसौटी है। तो 4 में से 3 को तो नहीं रहेगा, एगो रहेगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और ए बी बराबर पी क्यू, तो त्रिभुज इसमें से कौन सर्वांग समत्रिभुज होगा। तो इसे हम चलो समझते हैं। 2 त्रिभुज लेते हैं, ये मेरा ए बी सी। एक और त्रिभुज लेते हैं, पी क्यू और आर। पी क्यू और आर, तो हमको मिलाना है। ए के साथ क्या दिया है, तो पी, तो ए के साथ मेरा पी है, बी के साथ क्यू, बी के साथ क्यू, तो और क्या दिया हुआ है, ए बी किसके बराबर है, भुजा पी क्यू के बराबर। तो ए बी ये भुजा पी क्यू एकदम सेम टू सेम मिल रहा है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ए के पी के साथ, बी का क्यू के साथ, तो सी का किसके साथ हो जाएगा, आर के साथ, यानी कि ए बी सी और पी क्यू आर कहाँ पर है, ऑप्शन ए नंबर। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के 3 कोण का मान दिया हुआ है, तो चौथा कोण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 में क्या करना है, ये तीनों को जोड़ के घटा देना है। तो 110, 82 और 68 को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो प्राप्त हो जाएगा करीब 260। तो 260 में 360 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो मेरा प्राप्त हो जाएगा 100 डिग्री। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री। तो कोण बी की माप कितना होगा। चलिए पहले इसको बनाते हैं। ए बी सी डी, ये मेरा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। हमको कोण डी खोजना है। कोण डी कितना है, 135 डिग्री। ठीक है, तो बी कितना माप होगा, तो बी मेरा ये निकालना है। तो ये जो सम्मुख कोण है, उस सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 135 यहाँ दिया हुआ है, तो 180 डिग्री दोनों मिला के होता है। तो 180 में क्या करेंगे, हम 35 को घटा देंगे। तो जैसे ही हम 180 में क्या करेंगे, 35 को घटाएंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि 180 में हम घटा देंगे 135, तो बचेगा 45, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। चलिए पहले हम लोग समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। और इसका विकर्ण जो है ये, और ये विकर्ण ये, 2 विकर्ण हो गया। तो क्या दोनों विकर्ण बराबर है, नहीं, ये विकर्ण मेरा जो है
एक लंबा है और एक छोटा है, तो बराबर तो हो नहीं सकते। समांतर नहीं, दोनों तो प्रतिच्छेद कर रहा है, समांतर भी नहीं है। लम हो सकते हैं। लम करने का अर्थ है कि ये जब दोनों कटता है तो यहाँ पर कोण बनता है 90 डिग्री का। ऑप्शन सी लम। इसका अगला प्रश्न है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? तो जब दो समांतर चतुर्भुज हो और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है? तो उनका क्षेत्रफल होता है बराबर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका अगला प्रश्न है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो यह 2 का पहाड़ा से 14 कटेगा के बार में 7 बार में, 7 बचे 35। तो इसका सही हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है? ऑप्शन ए में। इसका अगला प्रश्न है, एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए और कोण सी का योग कितना होगा? तो चक्रीय चतुर्भुज में दो कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका अगला प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो वृत्त में चलिए थोड़ा लोग जीवा के बारे में समझते हैं। मान लिए कि ये मेरा वृत्त है तो इसको बोलते हैं जीवा और ये मेरा वृत्त का केंद्र है। तो यदि हम इसी तरह से जीवा खींचते जाए तो सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो कौन होगी? जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। और वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसका हम लोग व्यास कहते हैं। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है उसका व्यास होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी। इसका अगला प्रश्न है, पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी बोले तो स्केल, और प्रकार की सहायता से खाली जगह कोण की रचना संभव नहीं है। हम 22.5 का रचना कर सकते हैं, 67.5 कर सकते हैं, 37 भी कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं, परंतु 40 डिग्री की रचना नहीं कर सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है? तो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सही उत्तर है ऑप्शन बी नंबर। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 122, 120 और 22, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसके तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 122, 120 और 22 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने से कितना आता है? तो जोड़ने से आएगा 264। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितना होगा? समबाहु त्रिभुज यानी कि जो ऐसा त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है? तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। ये भुजा भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो यदि इसका परिमाप 60 यानी कि तीनों भुजा मिलाने से कितना आया? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 20, 20 और 20। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका अगला प्रश्न है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा? तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र से हम लोग इसकी पहले भुजा निकालेंगे और भुजा निकाल के घन का आयतन निकाल देंगे। तो कैसे निकालते हैं? तो घन का जो कुल क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है 6a² बराबर 96। यदि हम यहाँ a² छोड़ेंगे तो 96
6 कहाँ जाएगा, इसका बटा में कितना प्राप्त होगा 16। तो इस तरह से हमको ए का मान कितना निकलेगा 16 नहीं, ए का इसका वर्गमूल निकालेंगे 16 का तो 4, तो ए बराबर हो जाएगा 4। तो ए का मान यदि हम लोग 4 प्राप्त होगा तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भुजा क्यों, यानी कि ए गुना ए, यानी कि 4 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, 4 गुना 4 गुना 4, चलिए चलिए 16, 16 चौका 64, सही हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। इसका अगला प्रश्न है, यदि एक बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r h, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस बार की परीक्षा में बेलन के जगह आपका गोला का भी पूछ सकता है, शंकु का भी पूछ सकता है, तो आपको सारा जो ज्यामितीय आकृति है उसका क्षेत्रफल का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर शंकु का पूछ दिया, शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई स्क्वायर h कहाँ है, ऑप्शन सी में। इसका अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है वो गोला का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ में हमको अर्धगोला का पूछा है, तो अर्धगोला में क्या करेंगे, इसको 2 से भागा लगा देंगे, तो 2 से 2 कट गया, यानी कितना प्राप्त होएगा 2 पाई r स्क्वायर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा जो इनमें से 10 से 25 है, तो जो छोटी संख्या होती है निम्न सीमा, ये है मेरा निम्न सीमा, और जो 25 है वो मेरा उच्च सीमा। तो 10 से 25 की उच्च सीमा क्या होगी, 25 हो जाएगी मेरा उच्च सीमा। इसी तरह से इस बार की परीक्षा में पूछ सकता है कि 10 से 25 की वर्ग माप क्या है, वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग माप कैसे निकालेंगे, तो वर्ग माप पूछ देगा तो 25 में से 10 घटा देंगे तो मेरा 15 बच जाएगा। वर्ग चिन्ह पूछेगा तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ के आधा कर देंगे, 10 और 25 जोड़ देंगे 35, और 35 का कर देंगे आधा। तो जिस तरह से प्रश्न पूछेगा उस तरह का हम लोग जवाब देना है। तो हमको यहाँ उच्च सीमा पूछा है तो उच्च सीमा हो जाएगा उसका 25, ऑप्शन बी। इसका अंतिम और लास्ट प्रश्न है प्रायिकता से। तो बोलता है, यदि किसी सिक्के को एक बार उछालते हैं, एक सिक्का है और एक बार यदि हम उछालेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, हेड या टेल, यानी कि कुल संभावना कितना हो गया, तो कुल संभावना हो गया 2। और किसकी प्रायिकता पूछे तो चित्त, तो चित्त के बार आ सकता है, तो चित्त आ सकता है मेरा मात्र एक बार, तो हो जाएगा 1 ऊपर, यानी कि 1/2 मेरा हो जाएगा आंसर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे इस परीक्षा पैटर्न को समझ गए होंगे। आपको अपनी तैयारी भी इसी स्तर पर करनी है। यदि आपकी तैयारी इस स्तर पर होगी तो आपका 40 में से 40 नंबर पक्का है। तो मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग की बहुत बहुत शुभकामनाएं।